गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये आप बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर के रूप में। इसमें हम दास वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, आपके खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम पहले पढ़ चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार तुगलक वंश की स्थापना की, और उसके बाद जो उलूग खां था वो मोहम्मद तुगलक के नाम से फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में इस सिंहासन पर बैठा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका जो कार्यकाल था वो 1325 से 1351 ईस्वी के बीच रहा। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो उसमें दो हैं। पहला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सुधार किए, या उसकी नई नीतियाँ क्या थी, या उसकी गृह नीति क्या थी। दूसरा ये इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो किस प्रकार उसने नई नई योजनाएं चालू की गई, उनकी असफलताओं के क्या कारण थे, या ये योजनाएं कौन कौन सी थी। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका विदेश नीति। इस वीडियो में हम उसकी गृह नीति या उसके जो नवीन प्रवर्तन जो उसने नए सुधार किए उसके बारे में बात करेंगे। जो पहला सुधार उसने अपने राज्य शासनकाल में किया वो था राजस्व व्यवस्था में सुधार। जो राजस्व व्यवस्था में सुधार है उसको हम 3 पॉइंट में देख सकते हैं। पहला, प्रत्येक प्रांत की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया गया। दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण कदम था वो है अमीर एक कोही नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करना। और तीसरा था इजारेदारी प्रथा लागू करना। अब हम विस्तार से इन बिंदुओं को देखेंगे। जो मैंने पहले आपको बताया कि उसने अपने राज्यारोहण के बाद राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्योंकि आपको पता है कि राजस्व व्यवस्था क्या होती है। राजस्व मतलब कि जनता से लगान एकत्र करना, और ज़्यादा लगान आपको पता है कि कृषि प्रमुख आय का साधन था, जहाँ से किसानों से अनेक मात्राओं में क्या लिया जाता था, लगान वसूली की जाती थी। और जिस प्रकार अगर राजस्व किसी राज्य का अच्छा रहेगा तो उस राज्य का अपना जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उनको चलाने में भी क्या होगी, सहूलियत होगी, या राजा के पास अनेक उसका राजकोष भरा होगा तो वो अच्छे से कार्य कर सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसने कार्य किया वो था कि दीवाने विजारत में प्रत्येक सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा गया। ठीक है। प्रांतों से आने वाले हिसाब की बारीकी के साथ जांच की जाती थी, और समय पर पूरा लगान जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि अमीर है कोही कृषि की देखभाल करने के लिए एक विशेष पदाधिकारी था। इस पदाधिकारी का काम था कि वो कृषि से संबंधित जो भी नई योजनाएं हैं या कृषि की क्या स्थिति चल रही है उसकी रिपोर्ट किसको दे, सुल्तान को सौंपे। इसके अलावा जो एक प्रमुख जो इस काल में कार्य किया गया वो था इजारेदारी प्रथा लागू करना। इजारेदारी प्रथा का मतलब होता है कि लगान वसूल करने के लिए ठेके की प्रथा लागू की गई। ठेका मतलब जैसे आज अपन देखते हैं कि किसी काम को करने के लिए टेंडर जारी किए जाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस काम के लिए अर्थात लगान के लिए सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे ही लगान वसूली का काम मिल जाता था। इसे क्या कहा गया था, इजारेदारी प्रथा कहा गया था। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि इजारेदारी प्रथा क्या होती है। तो इस प्रकार जो उसने महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो था राजस्व व्यवस्था में सुधार। अगला जो उसका कार्य था वो है 2 आब में क्रमवृद्धि। 2 आब किसे कहते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि। यहाँ हम बात कर रहे हैं गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है उसकी बात कर रहे हैं। चूँकि वो नदियों के तट पर बनी होती है इसलिए वो भूमि उपजाऊ होती है। तो 2 आब में जो कर वृद्धि की, इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कर बढ़ाने के क्या कारण थे। दूसरा, वृद्धि की दर क्या रही। तीसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों में कर वृद्धि की गई, और अंत में ये निर्णय वापस ले लिया गया। तो कर बढ़ाने के लिए जो कारण बताए गए हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। कुछ लोगों का मानना था, कुछ जो विवरण दिए हैं कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक उपद्रवी हो गए थे तो राजा उनको सजा देना चाहता था। दूसरा, रिक्त राजकोष को भरना चाहता था। और तीसरा, सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए
अतिरिक्त साधन जुटाना इसका लक्ष्य था। लेकिन अगर हम देखें तो जब बाद में इस योजना को वापस लिया गया तो देखते हैं कि इस समय ये जो कारण गिनाए गए हैं उनमें सच्चाई ज़्यादा मालूम नहीं होती है। चूँकि दोआब भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था और बढ़े हुए कर को सहन कर सकता था, इसलिए इस एरिया में कर को बढ़ाया गया। अब वृद्धि की दर कितनी है ये कहना मुमकिन है, इसके उपयुक्त साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो विवरण मिल पाए हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो दोआब में जो कर वृद्धि की गई थी वो ज़्यादा नहीं थी, परंतु ये वृद्धि अनुकूल परिस्थितियों में नहीं की गई, क्योंकि उस समय दोआब के क्षेत्र में वर्षा कम हुई और वहाँ अकाल पड़ गया। एक तो अकाल पड़ गया और ऊपर से कर बढ़ा दिया गया, इसलिए जनता में असंतोष भड़क उठा। परंतु सारा दोष सरकारी अधिकारियों का रहा, क्योंकि उन्होंने सुल्तान को सही स्थिति की जानकारी नहीं दी। अगर वो जब सुल्तान को सही जानकारी मिली तो सुल्तान ने दोआब के अकाल पीड़ित किसानों की सहायता पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। किसानों को बीज, हल, बैल आदि के लिए ऋण वितरित किए गए। सिंचाई के लिए नए कुएं तथा नहरें खुदवाई। परंतु सुल्तान द्वारा दी गई सहायता क्या हो गई, कोई विशेष राहत नहीं मिली और वो काफ़ी देर से मिली। उससे पहले जनता शोषित हो चुकी थी। इस प्रकार परिस्थितियों और अधिकारियों ने मिलकर कर वृद्धि की योजना को क्या कर दिया, असफल कर दिया। सुल्तान इससे बदनाम हो गया। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान को सही सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन हम इसका दूसरा बिंदु ये भी कह सकते हैं कि सुल्तान की गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रही होगी ताकि सुल्तान वहाँ सही दिशा का पता कर पाए और इसीलिए उसकी योजना असफल रही। जो तीसरी सुल्तान की महत्वपूर्ण योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। 1326-27 ईस्वी के आसपास इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। इसमें उन्होंने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाया। दूसरा जो पॉइंट इसमें है कि इसमें राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे, उसने राजधानी परिवर्तित क्यों की, इसमें समकालीन इतिहासकारों का विवरण दिया गया है और फिर अंत में यही हुआ कि राजधानी परिवर्तन की सूचना भी वापस ले ली गई। तो हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली थी, उसको कहाँ ले जाया गया, दौलताबाद या देवगिरी ले जाया गया। अब इसमें जो कारण बतलाए गए हैं वो विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न रूप से बनाए गए हैं। कुछ का मानना यह है कि देवगिरी की भौगोलिक स्थिति, जो सामरिक स्थिति थी वो ठीक थी, क्योंकि देवगिरी सल्तनत के केंद्र में स्थित था। दूसरा, इब्न बतूता ने कहा है कि सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से अप्रसन्न था। तारिक मुबारक शाही ने कहा है कि सुल्तान दोआब की जनता को दंड देना चाहता था। ठीक है, और भी अनेक मत दिए गए हैं, परंतु ये जो मत दिए गए हैं इनमें विश्वास कम और अविश्वास ज़्यादा नज़र आता है। फिर हम समकालीन जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो बर्नी और इब्न बतूता जिन्होंने विवरण दिया है उनका ये मानना है कि दिल्ली की संपूर्ण जनता को देवगिरी बसाया गया, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संपूर्ण जनता को नहीं, अपितु जो शासन से संबंधित अमीर थे, अधिकारी थे, सेना के पदाधिकारी थे, उन्हीं को दौलताबाद जाने के लिए कहा गया था। परंतु जिन लोगों की रोजी रोटी इन वर्गों पर निर्भर थी वो भी उनके साथ जाने को तत्पर हो गए। दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील के लंबे सफ़र के लिए मार्ग में आराम के लिए प्रबंध भी किया गया था, खाने पीने की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन ये जो लंबी दूरी थी इसलिए लोगों को बहुत कष्ट हुआ, दौलताबाद में भी उनका मन नहीं लगा। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने उन सभी लोगों को वापस दिल्ली लौटना जो चाहते थे उनको वापस जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार सुल्तान की ये योजना भी क्या रही, असफल रही। अगला जो सुल्तान का सुधार था वो था सांकेतिक मुद्रा का चलन 1329-30। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसी ने सांकेतिक मुद्रा चलाई, उसके पहले चीन के मंगोल सम्राट कुबलाई खां कागज की सांकेतिक मुद्रा चला चुका था और फारस के शासक गाई खत्तू ने भी चमड़े का सिक्का चलाया था। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसने मुद्रा प्रणाली में बहुत अधिक सुधार किए। बहुमूल्य धातुओं के आपेक्षिक मूल्य निश्चित किए और कई प्रकार के नए सिक्के भी चलाए जो कलापूर्ण एवं बनावट के लिए विख्यात थे। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो कार्य था उसका था वो था सांकेतिक मुद्रा का चलन। उसने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और उनका मूल्य स्वर्ण और चांदी के सिक्कों पर समान रूप से रखा।
ठीक है। अब जो उसने जो चलन किया, इसके भी अनेक कारण जो इतिहासकारों ने गिनाए कि उसने ये मुद्रा क्यों चलाई। बंदा यूनी फरिश्ता ने लिखा है कि राजकोष खाली हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि अकाल और दोआब में कठोर कर नीति के परिणामस्वरूप सल्तनत की आय में कमी आ गई थी। एक ये है कि सुल्तान को नए नए प्रयोग करने में रुचि थी, इसलिए ये प्रयोग उसने किया। तो इस प्रकार अनेक इतिहासकारों ने प्राप्त विवरणों के हिसाब से अनेक कारण गिनाए, पर जो सबसे उसकी महत्वपूर्ण कमी जो रह गई थी वो थी क्या, कि उसने टकसाल पर नियंत्रण नहीं किया। टकसाल पर नियंत्रण नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने पीतल और सोने के जो सिक्के ढलवाने का जो कार्य शुरू किया, तो जो पीतल और सोने की जो टकसाल थी वो उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा, इसलिए व्यक्तियों ने अपने घर में सोने चांदी के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्के चलाना चालू कर दिया और उन लोगों ने सभी प्रकार के लेन देन व क्रय विक्रय में इन सिक्कों का चांदी सोने के सिक्कों की भांति प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि वो विदेशी व्यापारियों ने दोहरी चाल खेली, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए वे तांबे के सिक्कों का प्रयोग करने लगे, परंतु अपना सामान बेचने के लिए सोने चांदी के सिक्कों की मांग करने लगे। इस वजह से देश का व्यापार शीघ्र ही चौपट हो गया। हर प्रकार के कारोबार में बाधाएं आने लगी और चारों ओर भयंकर अव्यवस्था फैल गई। ऐसी स्थिति को देखकर सुल्तान घबरा गया और उसे अपने नए प्रयोग में उसको लगा कि असफल हो गया है और सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को रद्द करने की घोषणा कर दी और लोगों से कहा कि वे अपने तांबे पीतल के सिक्के राजकोष में जमा करा दें और उसके बदले में क्या करें, सोने चांदी के सिक्के ले जाएं। हजारों लोगों ने सरकार को ठगा और क्या हुआ, अपने पैसे कमाए। अगला जो महत्वपूर्ण जो कार्य था वो है, या हम जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीति के देखते हैं, वो है कि मोहम्मद तुगलक की धार्मिक नीति कैसी थी। आपको पता है कि पूरा जो मध्यकालीन जो शासन था वो इस्लाम अनुयायी था और उन्होंने हिंदुओं पे अनेक तरह के अत्याचार भी किए थे। उनकी सारी नीतियाँ किस पे डिपेंड थी, हिंदू ग्रंथों पे, इस्लामिक कानूनों पे थी। मोहम्मद तुगलक जो अपने युग का एक महान विद्वान था, उसने इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों एवं कानूनों का गहन अध्ययन किया और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन की भांति ही जो धर्म को उसने राजनीति से दूर करने की नीति अपनाई, अर्थात उसने धर्म को राजनीति पर प्रभावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि उसने उलेमाओं से भी सलाह नहीं ली। उलेमा कौन होते थे, जो धार्मिक वर्ग होता है उसको बोलते हैं उलेमा। उसने उसको स्पेशल अधिकार नहीं दिए उलेमाओं को और उनको उसने साधारण व्यक्ति की तरह ही माना। इससे क्या हुआ, इससे उलेमा व्यक्तियों में क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा उसने ये किया कि पहले जो उलेमा वर्ग था उनके पास न्याय के अधिकार भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने न्याय के अधिकार के लिए अनेक व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। क्योंकि सुल्तान स्वयं भी न्याय का अंतिम स्रोत था, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो स्वयं धार्मिक ग्रंथों और कानूनों का गहन अध्ययन करता था, तो उसके पास भी विभिन्न न्यायिक जो अधिकारी थे उनके विरुद्ध अपील की जा सकती। इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने अपने पूर्वाधिकारियों की भांति हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति, कि उसने किस प्रकार की नीति अपने राज्य में अपनाई, या उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए, या उसके क्या महत्वपूर्ण सुझाव थे, सुधार थे, या नई योजनाएं क्या थी। ये सब हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है।